यहाँ देखिए मॉर्फोलॉजी में रूट्स, हम लोग ये जान चुके हैं कि रूट का ओरिजिन, जब हम लोग मेरिस्टेम देख रहे थे तभी समझे हैं कि रूट ओरिजिनेट करता है रेडिकल से, चाहे वो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। हम लोग को फ्लावरिंग प्लांट पे कंसंट्रेट करना है, तो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, उसमें रूट का ओरिजिन, रूट का उद्भव कहाँ से होगा? रूट मेरिस्टेम से, और वो रेडिकल है, तो रेडिकल से डेवलप करेगा। इन पॉइंट नंबर 1, all kinds of angiosperms the root develops from root embryonic मेरिस्टेम, और ये है रेडिकल। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। Dicot retains it and produces branches, sub branches, as secondary, tertiary, quaternary roots। प्राइमरी तो वो हो जाएगा जो तैयार होकर निकल रहा है। This is tap root सिस्टम। तो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वो टैप रूट सिस्टम डेवलप कराते हैं, और टैप रूट सिस्टम का कैसे शुरुआत होता है कि रेडिकल से ही रूट निकलेगा इनमें, और उसके बाद उसको बनाए रखेगा आजीवन, और उसी में से ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकलते जाएंगे। तो पहला ब्रांच खुद जो है ना रेडिकल में से निकला और ज़मीन में अंदर जा रहा है, दैट इज़ प्राइमरी। इसका जो पहला ब्रांच निकलेगा वो हो जाएगा सेकेंडरी। उस सेकेंडरी का जब ब्रांच निकलेगा वह हो जाएगा टर्शरी। उस टर्शरी से जब ब्रांच निकलेगा क्वाटरनरी, और इस तरीके से ये चलता जाता है। बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होने के बाद फिर धीरे धीरे रूट में डिग्रेडेशन होता है, वो रहते भी नहीं, तो नए ब्रांचेस निकलते हैं। क्या आप लोग को याद है रूट का ब्रांचिंग, चाहे मोनोकॉट हो डाइकॉट हो, रूट के कौन से टिश्यू से होगा? ऑप्शन है एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल। ग्राउंड टिश्यू से होगा। अब बताइए ग्राउंड टिश्यू में बहुत सारे हैं, कौन सा ग्राउंड टिश्यू इसे जनरेट करेगा? रूट का ब्रांच कहाँ से निकलेगा बताइए? तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से अलग है क्या? वहाँ जो हो रहा है यहाँ दिख रहा है, तो दोनों को जब तक नहीं पढ़ेंगे कंप्लीट स्टडी कैसे होगा? बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही होता है। हिस्टोलॉजी मतलब एनाटॉमी में पढ़ाता है, हार्ट पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, हार्ट का अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी में पढ़ाता है हार्ट काम कैसे कर रहा है, और बायोकेमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस, तब जाके हार्ट का कंप्लीट इमेज आपको पता चलता है। तो हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में
पूरे ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम, उसके फंक्शन, उसके अंदर और बाहर का पूरा स्ट्रक्चर जानते हैं, एक एक पॉइंट। ये काम तो आपको यहाँ प्लांट में भी कराया जा रहा है, तो ये अप्रोच क्यों नहीं लगा रहे? और समझ में आया क्यों हम लोग पहले एनाटॉमी पढ़े? दिस इज़ द रीज़न। चला तो दोनों साथ साथ सकते थे, लेकिन इतना बर्डन सब हो जाता है कि आप लोग उसको टॉलरेट नहीं करते। इसीलिए पहले आप लोग को अच्छे से एक बार दो बार टेस्ट दिलवा के उसको कंठस्थ करवाए कि जब भी पूछे तुरंत बच्चा बताए। अब दे रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, वो देख रहे हैं वो कैसे हो रहा है, पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा? रूट का ब्रांचिंग पेरिसाइकिल भूल गए। डाइकॉट में पेरिसाइकिल रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए, मोनोकॉट में वो नहीं करता, हार्डली डिवाइड्स। देख लीजिए एनसीईआरटी बुक का लाइन है, लेकिन डिवाइड अगर करता है तो ब्रांचेस निकालने के लिए। कैसे काम चलेगा इतना छोटा छोटा चीज़ भूलने से? तो ये बात हो गया कि इसका जो पर्टिकुलर ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है ना। इसी सिस्टम का नाम हो गया टैप रूट सिस्टम। ओके, नाउ कम अप टू द मोनोकॉट। जानते हैं इस तरह से लिख के क्यों आपको दे रहे हैं बोर्ड पे? क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से आप कंफ्यूज करते रहेंगे हमेशा, कौन वाला कहाँ गया, कौन वाला कहाँ गया। कोशिश कीजिएगा जब बहुत बल्कि टेक्स्ट हो तो आप इस तरीके से लिखने का। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका एक फ़्लो चार्ट बनेगा, और ब्रेन फ़्लो चार्ट में ही चीज़ों को याद रखता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यही काम कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में जो लोग करते हैं उसी को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वही कहलाता है एप्लीकेशन। तो बोथ आर सेम, वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन। जो एप्लीकेशंस हैं वो काम कर रहे हैं आपके एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो वहाँ काम कर रहा है कहाँ? जो आपका लैपटॉप है, बड़ा कंप्यूटर, उसका विंडोज़ है चाहे एप्पल का जो है, उसमें वो काम कर रहा है। तो दोनों में ही मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, अलग जगह अलग अलग नाम। तो अल्टीमेटली है क्या, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सीक्वेंस तैयार करना। और फ्लो चार्ट इज़ नथिंग बट ए क्रिएशन ऑफ ए सीक्वेंस। अब ये मेन फ्रेम है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सेप्शंस आएंगे अगल बगल में नोटेड बाय, याद रखें, कर करके हाईलाइट करते जाइए। ऐसे जब पढ़िएगा तो पूरी बात एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए इतना। हो गया? नहीं। अब आइए यहाँ देखें मोनोकॉट अपना रूट कैसे डेवलप करता है। रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल after that the plant give up यानी हटा देता है, give away, gives away this root। तो एक बात बताइए, जो रेडिकल से निकल के आ रहा है वो रूट कैसा है? बोलिए, टैप रूट। तो मोनोकॉट में भी टैप रूट आता तो है, लेकिन वो टैप रूट को सैक्रिफाइस कर देता है, डेवलप्स न्यू रूट्स। और इसे कहते हैं फाइब्रस रूट। यानी मोनोकॉट में आपको क्या दिखाई देगा? फाइब्रस रूट जब स्टेबल दिखेगा, और शुरुआती दौर में क्या दिखेगा? टैप रूट। लेकिन इसको
क्या करता है, गिव्स अप, यानी सैक्रिफाइस कर देता है, और इसको छोड़कर नया रूट डेवलप करता है, इसी को फाइब्रस रूट कहते हैं। टैप रूट डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिके कर जाता है, उसको गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो जो जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां गिर गई, ख़त्म हो गई, वो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाएगा, उसी तरह से इसका रूट ख़त्म हो जाएगा और नया रूट जन्म लेगा। ये हो गया फाइब्रस रूट। एकदम धागे जैसा बंच रहता है धागों का, वही फाइब्रस रूट कहलाता है। यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए, इसमें अब बात करें, ये जो फाइब्रस रूट डेवलप किया, ये कहाँ से डेवलप करता है। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, आप ऐसे करके लिखिएगा, नीचे लिखिएगा इसके, द फाइब्रस रूट डेवलप्स फ्रॉम द लोएस्ट portion of the stem। रूट जहां शुरू हुआ था उसके ऊपर का हिस्सा तो स्टेम है ना, तो जमीन में अंडरग्राउंड कुछ हिस्सा तो गया ही होगा स्टेम का, या जमीन के बहुत नज़दीक होगा, सॉइल के बहुत नज़दीक होगा। तो वो पार्ट जो रूट स्टेम का लोएस्ट पोर्शन है, नीचे की तरफ लोएस्ट होगा, जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, वहाँ से जो रूट निकले उसी को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं, उसी को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। और आगे देखेंगे इसके बारे में एक और जानकारी, यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया? ये पॉइंट नंबर 1 में हम लोग चल रहे हैं। देयर आर, पॉइंट नंबर 2 कर दीजिए। देयर आर सम प्लांट्स which produce roots from places other than the radicle for variable functions। Such roots adventitious root, ऐसे रूट्स को एडवांटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल बैनियन। अब बैनियन है डाइकॉट। प्रॉप रूट, रूट्स दैट आर फ्रॉम branches। maize, sugarcane, ये मोनोकॉट्स हैं। प्रोड्यूस स्टिल्ट रूट,
these develop from the lower nodes. Grasses, Monstera, have fibrous root. हो गया? इसलिए सच्चाई को जानिए। अब ये हो गया लोअर नोड से डेवलप करने वाले, और यहां हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये किन के बारे में था? स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट किन में आ रहे हैं? मेज, शुगर केन। और जब आप ईख वगैरह खाते होंगे तो देखिएगा नीचे के तरफ का जो मोटा वाला पोर्शन होगा, नीचे के तरफ का ईख का जो केन वाला हिस्सा है, उसमें देखिएगा ऐसे फाइबर्स निकले हुए हैं। दोज आर नथिंग बट द रूट्स। ऊपर के तरफ नहीं रहता है, नीचे के तरफ रहता है, वो स्टिल्ट रूट है। क्या रीज़न है? जैसे जैसे गन्ना बड़ा होगा, हवा में लहराएगा तो गिर जाएगा। ये स्टिल्ट रूट क्या करता है? अगल बगल से निकल के ज़मीन को पकड़ता है और एडिशनल सपोर्ट देता है। सेम वे प्रॉप रूट, बैनियन ट्री बहुत फैलता है, बहुत एक्सपेंडिंग है, तो इतना फैल जाता है कि उसका सेंटर वाला जो मेन ट्रंक है, स्टेम है, वो उसके वेट को टॉलरेट नहीं कर पाता। वो सेंटर में कम बढ़ता है, साइड में ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे ही हवा चलेगा, तेज हवा का झोंका होगा, या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, राइट, क्योंकि वो फैला हुआ है। इसीलिए जब फैला हुआ है तो इसी बाँह से, फैले हुए बाँह से ही रूट्स नीचे की ओर लटकते हैं और आकर सॉइल पकड़ लेता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो सॉइल पकड़ने की कोशिश करता है, ताकि जब वो हिले, ऑलरेडी उसको सपोर्ट मिला हुआ है, इट विल स्टे स्टेबल। ये हो गया प्रॉप रूट। इनका ग्रासेस और मॉन्स्टेरा ये बहुत ही नाजुक होते हैं, है ना। और एनिमल ग्रेजिंग के लिए जब आएगा, एक बार अगर उसको खींचा दांत से खाने के लिए, ग्रेज करने के दौरान, ये पूरा का पूरा घास उखड़ जाएगा। तो पकड़ और बनाने के लिए ये फाइब्रस रूट डेवलप करता है। और ये फाइब्रस रूट ऐसे तो सबों का है, पर इनकी मजबूरी है, क्योंकि साइज इनके बड़े नहीं होते, और छोटे में अगर कम रूट लेकर रह जाएगा, बड़े आसानी से उखाड़ के फेंक देगा। जैसे छोटा तुलसी का पौधा है, उसको उखाड़ने में ज़रा भी मेहनत लगता है, ऐसे कीजिएगा निकल जाएगा। और ग्रास उससे भी छोटा होता है यूजुअली, है ना। तुलसी का पौधा इतना लंबा भी अगर हो गया तो ग्रास से ऊंचा दिखता है ना। लेकिन वो डाइकॉट है और अपने टैप रूट सिस्टम के कारण वो कमी झेलता है। उसके ब्रांचेस उतना ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि ऊंचाई नहीं है। अब उसको उखाड़िए, आराम से उखड़ जाएगा। तो ग्रेजर अगर आएगा, चढ़ने वाले जानवर आएंगे, उनको खा के चल देगा, इनका तो प्रजाति समाप्त हो जाएगा। तो कैसे जिए? इसीलिए मजबूरी में इन लोगों ने स्पेशली टैप रूट को सैक्रिफाइस करके फाइब्रस रूट बनाया। जितना ज़्यादा हम पकड़ बनाएंगे ज़मीन से, हमको उखाड़ने में उतनी दिक्कत होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ही, ब्रोकन पार्ट को रिपेयर कर लेता है, फिर से जहाँ था वही आ जाता है। दिस इज़ हाउ दे आर सर्वाइविंग। तो ये उनका सर्वाइवल ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है। तो मेरे समझ से इतना स्टोरी
इसके टाइप्स के लिए आपको एनफ सपोर्ट देगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है ना। नाउ नाम है, एडवेंटिशियस नाम हो गया वो रूट के लिए जो कि रेडिकल छोड़ के कहीं और से निकलता है। दैट मीन्स फाइब्रस रूट इज ए काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट, यही तो समझाने के लिए याद है एग्जाम्पल में, है ना। तो मोनोकॉट में कैसा रूट होता है दिखेगा आपको, किसी भी मोनोकॉट में फाइब्रस रूट दिखेगा, तो कह दिया भाई वो फाइब्रस रूट है, पर दरअसल वो क्या है, रेडिकल छोड़ के कहीं और से पनप रहे हैं, पनप रहे हैं तो पनप रहे हैं, आएगा तो एडवेंटिशियस के अंतर्गत, लेकिन दिखने में वो फाइबर जैसा दिख रहा है, इसीलिए उसका नाम हो गया फाइब्रस रूट। ठीक है। तो शुगर केन और ग्रास का तो जैसे सीड नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा कि वो मोनोकॉट है? सीड होता कैसे नहीं है, पर हम उतना वेट नहीं करते, हम उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं। ग्रास में सीड है? हाँ होता है, पर वो सीड के भरोसे अगर रहेगा तो उसका प्रजाति लुप्त हो जाएगा। ऐसे ही छोटा है, ग्रेस करने वाले बहुत हैं, तो इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, यानी वेजिटेटिव पार्ट, रूट स्टेम लीफ, ये हो गया वेजिटेटिव पार्ट। जब ये रिप्रोडक्शन में नंबर बढ़ाने में पार्टिसिपेट करने लगे तो उन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, और जो हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा उस वाले कॉपी का इस्तेमाल करें जो क्लासिफिकेशन वाला है, लाए होंगे ज़रूर। किंगडम मोनेरा, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल वाली बारी। 2 पार्ट में बांटे थे ना, नाम बोलिए। आर्किया, यूबैक्टीरिया, तो आज हम लोग आर्किया ही डिस्कस कर पाएंगे। एक था मीथानोजेन, एक था थर्मो एसिडोफाइल्स, और एक था हैलोफाइल। एग्जाम्पल मीथानोकोकस, थर्मो एसिडोफाइल्स। एग्जाम्पल थर्मोफिलस एक्वेटिकस। हैलोफाइल हेलोबैक्टीरियम हेलोनियम। बायोलॉजिकल नेम है, ज़रूर से अंडरलाइन कीजिएगा। बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन कीजिएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं। हैलोजेन क्या है?